ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिन्हा और चेतन चौहान। अमिताभ जी, कश्मीर में जो स्थिति है, हर रोज कोई न कोई वारदात मिलिटेंट करते हैं और काफी पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी पर्सनल की भी हत्या हुई है पिछले कुछ महीनों में। आप किस तरह का सिनेरियो देखते हैं कश्मीर में? देखिए, दो चीजें साफ है। अगर मिलिटेंट इस तरह से हमले कर रहे हैं निर्दोष पे, अगर कश्मीर वासियों पर, अगर रेहड़ी पटरी वालों पे जो बाहर से आके मजदूर बसे हैं उन पर, तो ये उनकी हताशा दिखाता है। ये दिखाता है कि 2 साल में कितनी मेहनत की है सिक्योरिटी फोर्सेज ने, कितनी मेहनत की है वहां के प्रशासन ने, कितनी मेहनत की है केंद्र सरकार की एजेंसियों ने वहां 370 हटने के बाद की स्थिति को नॉर्मल बनाने में और सुचारू रूप से चलाने में। और जहां तक इनके ऊपर हमले की बात है, ये डिमोलाइज करने से ज्यादा मुझे लगता है कि और ज्यादा उत्साह भर रहा है सैन्य बलों में और सैनिक बलों में कि इनको फ्लश आउट किया जाए। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहते हैं कि उनको ढूंढ कर मारेंगे, तो आप देख रहे होंगे इसके नतीजे भी मिल रहे हैं। पहले भी गृह मंत्रालय ने कहा था कि एक आतंकी जब बनता है किसी गांव से, देहात से, कश्मीर में, तो उसकी सेल्फ लाइफ 2 से 3 साल की होती थी। अब कम से कम उनकी लाइफ अगर मिलिटेंसी में घुसे भी हैं तो 45 दिन से ज्यादा वो टिक नहीं पाते सुरक्षा बलों के सामने। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक शांति की बात है, शांति की तरफ कश्मीर अब बढ़ चला है, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार, आपको याद होगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। पहले ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स वहां पर बनते थे। तो मुझे लगता है कि बड़ी कोशिश है गृह मंत्रालय की, अमित शाह के नेतृत्व में, वहां जागरूकता बढ़ाने में। इस बार आपको याद होगा, पहले कोई भी केंद्र का नेता अगर विजिट करता था तो वहां पर आपको याद होगा कश्मीर में सारी दुकानें बंद हो जाती थी। तो मुझे लगता है वो सब चीजें बंद हो गई हैं। 15 अगस्त को सारे सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा लहराया था। तमाम उदाहरण ऐसे हैं जो ये साबित कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कश्मीर अब नॉर्मलसी की ओर बढ़ चला है, पहली बात। और दूसरी बात, गृह मंत्रालय हो या प्रशासन, वो बहुत ज्यादा सजग है, चौकस है इन मिलिटेंट्स को जो बचे खुचे हैं, जो हताशा में अब निर्दोषों पर प्रहार कर उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने में। और 80,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं चल रही हैं, सेना से लेकर हर जगह, पुलिस बलों में, और हर जगह वहां के नौजवानों को रोजगार दिए जाने की योजनाएं और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है चेतन की एक बहुत बड़ा कदम है केंद्र सरकार का। और आपको याद होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेज की कई बटालियन कश्मीर से वापस बुला ली गई हैं अन्य क्षेत्रों में लगाए जाने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा संदेश है कि अब कश्मीर धीरे धीरे नॉर्मलसी की ओर बढ़ चला है। और जो छिटपुट घटनाएं नजर आ रही हैं, निराशाजनक जरूर हैं, लेकिन ये दिखा रही है मिलिटेंट्स की हताशा। जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, तो अगर पाकिस्तान की हम बात न करें कि किस तरह से पाकिस्तान कश्मीर में लगातार कई सालों से मिलिटेंट्स भेजता रहा है। हाँ, उनकी पुरजोर कोशिश रही है ISI की, पाकिस्तान आर्मी की, कि है वो कश्मीर में सिचुएशन नॉर्मल ना हो पाए। और पिछले हमने काफी उसमें देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन बिट्स जो हैं बॉर्डर के उस पार से काफी ज्यादा की गई हैं, और हमारी सेना ने उसको नकारा भी है और बहुत मजबूती से उसको परस्यूट भी किया है। तो ये जो पाकिस्तान का थ्रेट है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर भी है इसको कम करे, पर पाकिस्तान उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये आप किस तरह से देखते हैं कि इसका थ्रेट कितना बड़ा अब है? गृह मंत्रालय हो या भारत सरकार, उसने एक चीज तो साफ कर दी है कि पाकिस्तान जिस मुहिम में लगा है उसको सफल नहीं होने देना है। चाहे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी अखंड भारत का हिस्सा है, एक संकेत पाकिस्तान को जा चुका है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की पुरजोर कोशिशें पूरी तरह से चल रही हैं। पुरजोर कोशिश का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पाकिस्तान के शुभचिंतक हैं, उनको बताना कि पाकिस्तान से ही आतंकवाद पनप रहा है, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, दुनिया भर में आतंकवाद की घटनाएं हैं कहीं न कहीं से पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत तेजी से चल रही है। उसमें भारत काफी हद तक सफल रहा है। मोदी सरकार काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में सफल रही है। तीसरी बात जो सबसे अहम है, कश्मीर के भीतर अब पाकिस्तान समर्थित मिलिटेंट्स की संख्या बहुत कम होती जा रही है। पाकिस्तान से जो यहाँ पर घुसपैठ के होकर चले आते थे आतंकी, वो उनकी संख्या अब लगभग नहीं के बराबर रह गई है। पाकिस्तान अब सहारा ले रहा है व्हाट्सएप के जरिए, स्लीपर सेल्स के जरिए, यहाँ बैठे आवाम को अपने संदेश देकर, यहाँ अपने कुछ ऐसे लोगों को जो स्थानीय हो, उन पर भी भारत सरकार पैनी निगाह बनाए हुए है। तो मुझे लगता है कि जो मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान से, बॉर्डर फेंसिंग जबरदस्त तरीके से चल रही है, तो बॉर्डर पे भी सेनाएं और पैरामिलिट्री फोर्सेज इतनी सतर्क और सजग हैं, आतंकियों का घुस पाना अब काफी मुश्किल हो रहा है। चाहे वो अभी बर्फ का महीना हो, चाहे गर्मी का महीना हो, 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने
ये सेनाएं सजग रहती हैं सीमा पर, इसलिए मुझे लगता है इन्फिल्ट्रेशन भी पहले से कम हुआ है, जो सरकार बार बार कह रही है। तो मुझे लगता है चेतन कि अब इन सब चीजों में पाकिस्तान का उतना हवा नहीं रहा। पाकिस्तान समर्थित जो भी मिलिटेंट है, वो मैं फिर कहूंगा वो हताशा में है और निराश है कि अब न स्लीपर सेल उनके लिए काम कर पा रहे हैं, और भारत की एजेंसियां इतनी सतर्क है कि उनके लोग बहुत सक्रिय होकर घुस भी नहीं पा रहे भारत में। मणिपुर में जिस तरह से भारतीय सेना के 5 जवानों को, उनकी फैमिली मेंबर को टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया, और उससे अक्रॉस द बॉर्डर म्यांमार से हो सकता है कि ये मणिपुर लिबरेशन आर्मी के लोग आए हों। तो मणिपुर के इंसिडेंट को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक नया थ्रेट है भारत के लिए, नॉर्थ ईस्ट में जो इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट हमेशा एक वॉलेटाइल और एक मुश्किल भरा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ने की एक नीति जो बनाई, उनके तमाम जो ट्राइबल पार्टी है उनके साथ समझौता करके उनको सब मुख्य धारा में लेकर आए, जो भी वहाँ के मुख्य दल हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की, वहाँ विकास के काम शुरू किए, वहाँ के रोजगार के कार्यक्रम शुरू किए। ये तमाम चीजें ऐसी हैं, मणिपुर हो चाहे नागालैंड हो चाहे दूसरे इलाके हो, मुझे लगता है कि मुख्य धारा से जोड़ने का काम जो सरकार ने किया है वो काफी हद तक सफल साबित हुआ है। और जहां तक मणिपुर की जो घटनाएं हैं तो वो दिखाती हैं कि चिंता का विषय है केंद्र सरकार के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ये भी साफ करती है प्राथमिकता के आधार पर इन सब चीजों को सॉल्व करेगी। जो भी वहाँ पार्टीज हैं उनसे बात करेगी, जो भी मुश्किलें हैं उसको दूर करने की कोशिश करेगी, जिसकी जो शिकायतें हैं उसको दूर करने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है मणिपुर अब चुनाव में जाने वाला राज्य है, और इसलिए केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि वहाँ शांति बहाल रहे और जितनी भी पार्टीज हैं वो सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें, और यही सुनिश्चित करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। अमिताभ जी, जैसे अभी इंसिडेंट हुआ मणिपुर में, अभी ये मणिपुर सरकार ने, जनता ने 5 मिलिटेंट्स को वहां पर अरेस्ट करके, जो पिछले साल अगस्त में हुआ था, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि भारत सरकार एग्रेसिवली म्यांमार सरकार से बात करके वहां पे जितने कैंप्स हैं उनको बंद कराने की कोशिश कर रही है। वहां पे जो मिलिटेंट रहते हैं, जो भारत में या नॉर्थ ईस्ट में किसी तरह का भी आतंकवाद कर रहे हैं, उनको पकड़ के भारत को सौंपने का काम भी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो नागालैंड में हुआ कुछ दिन पहले, जिसमें 13 सिविलियन मारे गए, उसके बाद से नागालैंड में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ। 2 मुख्यमंत्रियों ने भी लिखा है कि इसको रिपील करना चाहिए, और ये भी माना जा रहा है कि नागालैंड में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद नागा पीस टॉक्स पे एक एडवर्स इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। तो नागालैंड में जो चल रहा है उसके बारे में आपका क्या विचार है? आपको याद होगा गृह मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में इसको लेकर माफी मांगी थी और ये कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनसे कहीं न कहीं कोई चूक हुई है, क्योंकि उनके पास जो सूचना थी उसके हिसाब से वहां आतंकी एलिमेंट्स, जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स थे, वहां से गुजरने वाले थे। तो अगर गृह मंत्री अगर सदन के अंदर देश के सामने अपनी गलती मान रहे हैं और दोषियों को सजा देने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होती है ये संदेश देने के लिए कि नागालैंड जहां ऐसी घटना हुई वो सुदूर पूर्व का राज्य हो, लेकिन अब देश की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। तो हमारे 30 से ज्यादा राज्य, उनमें से एक अभिन्न राज्य है, और वहां जो भी घटना हो रही है उसको लेकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार कितनी चिंतित है। इसलिए मुझे लगता है गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद स्थितियां काफी बदली भी हैं। नाराजगी थी वहां पर, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन भी वहां लगातार जुटा हुआ है। तो मुझे लगता है चेतन की ये चीजें दूर हो जाएंगी, क्योंकि गलती मानी है केंद्र सरकार ने, सुरक्षा बलों से कहीं थोड़ी चूक हुई है, लेकिन साथ ही साथ उनको सजा भी दी जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी संदेश देकर जता दिया है अगर निर्दोष मजदूरों पर ऐसे हमले हुए हैं, गलती से भी हुए हैं, तो सरकार उसको गंभीरता से ले रही है। अमिताभ जी, जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मुद्दा हमेशा सामने आता है, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले 25 सालों में या 30 सालों में 3-4 राज्यों में ये बहुत ज्यादा नक्सल इफेक्टेड रहे। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भाग। अगर आप आंकड़े देखें तो नक्सल वायलेंस में काफी कुछ कमी आई है। झारखंड में, उड़ीसा में पिछले कई सालों में कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में सिर्फ बस्तर के कुछ जिले में। तो जिस तरह से सरकार ने नक्सलिज्म पे कंट्रोल किया है और उसको सीमित किया है एक ही जगह पे, और अभी गढ़चिरौली में इतना बड़ा पुलिस एक्शन हुआ जिसमें काफी सारे टॉप नक्सल लीडर्स उसमें मारे गए, तो उसको आप किस तरह से स्ट्रेटजी मानते हैं?
नक्सलिज्म को कंट्रोल करने? नक्सलिज्म में मुझे लगता है कि बस्तर और आसपास गढ़चिरौली इलाकों में सिमट कर रह गया है। इसके पीछे हम अगर चेहरा बांधना चाहते हैं, अगर सफलता का श्रेय किसी को देना चाहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जूझने के लिए, नक्सलवाद से, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को काफी बड़ा चेहरा बांधना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बड़े होलिस्टिक मैनर में इस मामले को डील करने की पूरी तरह से कवायद की है। पहला, सिक्योरिटी बढ़ाई गई इन इलाकों में, साथ ही साथ सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है, उन आधुनिक हथियार दिए गए हैं। जो स्थानीय लोग हैं जो उनको पनाह देते थे, भले ही डर के देते हो या फिर किसी प्रलोभन में देते हो, लेकिन इन तमाम इलाकों में केंद्र सरकार ने पहल की है राज्य सरकारों के सहयोग के साथ। वो मुझे लगता है कि काफी बड़ी पहल थी और जनता को जोड़ने में सफल हुई है। तो मुझे लगता है जब लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है तभी मुझे लगता है ये नक्सली जो है वो थोड़ा मुख्य धारा से अलग होते हैं, और नक्सली का मुख्य धारा से अलग होने का मतलब ही है अगर जनता का सपोर्ट नहीं मिलना कि वो सुरक्षा बलों के हाथों उनको अंतिम मुकाम पर पहुंचाया जाएगा या फिर उन्हें सरेंडर करके मुख्य धारा में आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, गवर्नेंस बढ़ाना, और गवर्नेंस बढ़ाने का मतलब उन इलाकों में जिला प्रशासन को विकास के कार्यों को लेकर, जो सरकार के विकास की परियोजनाएं है, और गरीब जनता तक लेकर जो मोदी सरकार का लक्ष्य है, कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास के काम को पहुंचाना, वो इन गरीब दूर दराज के क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की योजनाओं को पहुंचा रहा है। वो बहुत बड़ा काम है। आपको याद होगा जो 105 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित जिले चुने गए थे, उनको काफी बैकवर्ड जिला घोषित करके उनको ज्वाइंट सेक्रेटरीज को प्रभार दिया गया। उन इलाकों में ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग से लेकर हर चीज को बढ़ाने की प्राथमिकता दी गई थी। तो इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाकों में पिछले 2-3 सालों में जो विकास के कार्य हुए हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इन नक्सलियों को अलग थलग करने में। और साथ ही साथ जो अंत में जो मैं कहना चाहूंगा, परसेप्शन मैनेजमेंट, एक परसेप्शन की लड़ाई होती है। ये जो नक्सलवादी हैं वो ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ये नक्सलवादी जो है जो दूर इलाके में जो आदिवासी रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रही है, उनको पढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है, उनके खिलाफ जो बाहर के लोग अत्याचार कर रहे हैं उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। उस परसेप्शन की लड़ाई को केंद्र सरकार ने अपने तरीके से बहुत बदला है। उस परसेप्शन की लड़ाई को अब बदलकर ये प्रचारित करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो सरकार के तमाम मीडियम हो, चाहे उन स्थानीय स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, जो उस इलाके में काम करने वाले एनजीओ, उनके थ्रू ये सरकार बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सरकार उनके लिए काम कर रही है और उनके विकास के काम को ये नक्सली उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। अमिताभ, एक चीज जो कही जा रही है कि पाकिस्तान का एक रोल और भी नजर आ रहा है। काफी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये कहा भी है पिछले कुछ वर्षों में कि ड्रग्स जिस तरह से भारत में फैल रहे हैं और काफी बार पाकिस्तान अलग अलग रूप से उसको भिजवा रहा है, चाहे वो श्रीलंका के थ्रू हो, चाहे वो नेपाल के थ्रू हो, और जिस तरह से ड्रग्स भारत में आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। तो ड्रग्स इंटरनल सिक्योरिटी को भी बहुत हार्म करता है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट एक उभर के आ रहा है। ड्रग्स को उसको रोकथाम करने के लिए भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट किस तरह के एक्शन ले रही है? देखिए, बहुत बड़ा एक गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा बन जाता है जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है। अफगानिस्तान से ये शुरू होकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, भारत से बर्मा, बर्मा से साउथ ईस्ट एशिया, वहां से दूर यूरोप और अमेरिका के देशों में पहुंच जाता है। तो ये ड्रग्स का जो भी आदान प्रदान है, जो भी लेन देन है, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रैकेट है जो दुनिया भर के देशों में फैला है। मुझे लगता है भारत सरकार ने ड्रग्स बिजनेस को एक बहुत गंभीरता से लिया हुआ है। और पंजाब में आपने देखा होगा, पंजाब में भी अमृतसर के रास्ते से हो, चाहे कि दूसरे जो पोरस थोड़े जो खुले बॉर्डर हैं वहां से घुसने का रास्ता हो, राजस्थान के बॉर्डर हो, ये तमाम बॉर्डर ऐसे थे। आपने कुछ दिन पहले याद होगा गुजरात के पोर्ट्स पे एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट, एक जहाज ही पकड़ा गया था, मुंबई में कई कंसाइनमेंट पकड़ा गया था। ये मुझे लगता है एक शुरुआत हुई है। एक ड्रग्स के मेनेस को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है और ये गोल्डन ट्रायंगल जो बना हुआ था, अफगानिस्तान पाकिस्तान का ड्रग्स भारत के जरिए बर्मा और बाकी दूसरे इलाकों तक पहुंचने का रास्ता, मुझे लगता है कि ये सब धीरे धीरे अब भारत सरकार ने जब गंभीरता से लेना शुरू किया है तो चीजें अब काबू में आनी शुरू भी हुई हैं। तो मुझे लगता है एक शुरुआत बेहतर कर दिया भारत सरकार ने ड्रग्स को एक खतरा मानकर, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरी तरह से इस मामले में लगा हुआ है। तो अगर इसको मेनेस मान रहे हो, अगर इसको कानून के लिए खतरा मान रहे हो, अगर आप इसको देश की जनता के लिए मुश्किल मान रहे हो, तो मुझे लगता है भारत सरकार ने बड़ी शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में इसके फल हमें लगता है नजर आएंगे। चेतन, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ईयर एंडर 2021 सीरीज के अंतर्गत भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ सिन्हा और चेतन चौहान।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।